आज हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, जिसको बोलते हैं ऊष्मा, और ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं हीट। क्या है भाई हीट या फिर ऊष्मा? तो वह भौतिक कारक जो क्या करता है भाई, गर्मी या ठंडक का हमें क्या कराता है, एहसास कराता है। क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, वह भौतिक कारक जो या तो हमें गर्मी या ठंडक का एहसास कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। और ऊष्मा क्या है भाई? ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा कैसे है भाई? क्योंकि इसमें क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए ऊर्जा क्या है? ऊष्मा है। देखो कैसे, मान लो हमने कोई ये बर्तन ले लिया और ये हमने उसके नीचे जला दी आग, और ये कोई ढक्कन जो है हमने इस पर ढक दिया, और जैसे ही पानी गर्म होता जाएगा, यानी कि इसकी हीट जो है वो बढ़ती जाएगी, तो ढक्कन क्या होगा? हीट से क्या होगा? पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा और पानी काय में परिवर्तित हो जाएगा? भाप में। और जब ये भाप में पानी परिवर्तित हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि पानी जो है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि इसका क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होने लगता है? उबलने लगता है। उबलने लगता है, और पानी क्या? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी क्या हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। किसके कारण? हीट के कारण। क्योंकि तो पानी की क्या बढ़ रही है? हीट बढ़ रही है, ऊष्मा बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ रही है? और ये ऊष्मा क्या करेगी? इस ढक्कन को ऊपर नीचे करने लगेगी। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो हीट काय में परिवर्तित हो जाएगी? ऊर्जा में। और ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है जिसमें कार्य करने की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, और देखो भाई, ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक ऐसा पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, इसलिए ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है ऊष्मा का मात्रक? जूल। तो ऐसा ही पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऊष्मा क्या है? ऐसा भौतिक कारक है जो हमें गर्मी और ठंडक का क्या कराता है? एहसास कराता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा। ठीक है, और ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्यों है? क्योंकि इसमें कार्य करने की क्षमता होती है, और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया, यदि हम पानी को ऊष्मा दें और उसके ऊपर कोई ढकना ढक दें या ढक्कन ढक दें, तो वो ढक्कन को क्या करेगी? जैसे ही पानी भाप में परिवर्तित होगा तो भाप उससे टकराएगी और ढक्कन को क्या करेगी? ऊपर नीचे करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो ऊष्मा है वो किस में परिवर्तित हो गई? ऊर्जा में। और ये ऊर्जा क्या कर रही है? ढक्कन को ऊपर नीचे
कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें कार्य करने की क्या होती है, क्षमता। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ऊष्मा का मात्रक भी क्या हुआ, जूल। समझ में आ रही बात। तो SI पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। कुछ इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, देखो ध्यान से देखो। ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है, जूल, या फिर इसका अन्य मात्रक क्या हो सकते हैं भाई, अन्य मात्रक है कि जैसे कैलोरी, या फिर कह सकते हो किलो कैलोरी, ध्यान से समझते रहो बच्चों, या कह सकते हो BTU। ये BTU क्या है, बी का मतलब है यहां पर ब्रिटिश, टी का अर्थ है यहां पर थर्मल, और यू का अर्थ है यूनिट। बोलो यहां तक समझ में आ रही है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ऊष्मा के मात्रक है। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है, जूल, या फिर कह सकते हो कैलोरी, या तुम्हारा किलो कैलोरी, या फिर BTU। बोलो समझ में आ रही है, ये सब क्या है, ऊष्मा के मात्रक। BTU क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो कैलोरी देखते हैं, कैलोरी क्या है भाई, कैलोरी, कैलोरी को देखो, 1 ग्राम शुद्ध जल, हमने क्या लिया, 1 ग्राम शुद्ध जल, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। तो 1 ग्राम शुद्ध जल को, जल का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम कैलोरी कहते हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन ये क्या है, अब प्रमाणित नहीं है ना। अंतरराष्ट्रीय क्या है, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय देखूं तो अंतरराष्ट्रीय कैलोरी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय कैलोरी को कैसे लिख सकते हैं कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 1 ग्राम हमने शुद्ध जल ले लिया और उसका ताप हमें कितना करना है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। ठीक है, प्रमाणित है ये। ठीक है, अगर कैलोरी की तुम्हें परिभाषा लिखनी है तो इस प्रकार लिखोगे, है ना। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है। अब देखते हैं, इसे देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। आगे देखो किलो कैलोरी क्या होता है, और एक चीज और देख लो, 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी का मान कितना होता है, 4.18 जूल। कितना होता है भाई, 1 कैलोरी का मान कितना होता है, 4.18 जूल, यानी कि 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। बोलो यहां तक समझ में आ रही है।
आगे देखो किलो कैलोरी क्या होती है। किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, वहां पे हम देख रहे थे कैलोरी और यहां पे है किलो। किलो का अर्थ जानते हो क्या होता है, इसमें 1000 ग्राम हो ना, तो यहां पे हम क्या लेंगे 1 किलो, 1 किलोग्राम जल, कैसा जल, शुद्ध जल। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किलो कैलोरी कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही? तो यहां तक कितना, 1 किलोग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, किलो कैलोरी कहते हैं। और किलो कैलोरी बराबर कितने के होती है भाई, 1000 इंटू 4.18 जूल। इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं इसको काट दूं यहां से तो कितना, 2 जीरो है ना, 1 जीरो से 1 और 1 से 1। अब बताओ मुझे कितना बचा, 10 इंटू 4 418 जूल, और इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो गया 4180 जूल। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होती है, 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर बताओ, 4180 जूल के बराबर होती है। या फिर इसको कैसे कर सकते हैं भाई, या इसको लिख सकते हैं 4.18 गुना 10 की घात 3 जूल। कितना, 4.18 गुना 10 की घात 3। तो किलो कैलोरी समझ गए, तो 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4180 जूल। या फिर कह सकते हो 4.18 गुना 10 की घात 3 जूल। समझ में आ रही है बात, क्लियर? चलो इसको भी देख लो एक बार। अगला देखो, BTU, अगला मात्रक है इसका BTU, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो ये क्या होती है भाई, यहां पे लेंगे हम 1 पौंड, कितना लेंगे, 1 पौंड शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पर कितना लेंगे, 1 पौंड जल लेंगे। ब्रिटिश यूनिट क्या है ना, पौंड में होती है ना, तो वो इसमें क्या लेते हैं, 1 पौंड शुद्ध जल लेते हैं और इसका ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यहां तक बोलो, समझ में आ रही है बात? तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या लेते हैं, 1 पौंड शुद्ध जल लेते हैं और उसका ताप यदि हमें 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही बात? तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितने के होता है, 252 कैलोरी के। ठीक है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने के बराबर, 252 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, कितनी कैलोरी होती है, 1 BTU में 252 कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर
4.18 जूल, और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होती है? 4.18 जूल, है ना। और 1 जूल में कितने कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी। और 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी या तो लिख दो 4.18 गुना 10 की घात 3 जूल, या फिर लिख सकते हो 4180 जूल। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। और 1 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, कितने कैलोरी के बराबर? 252 कैलोरी। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो 1 कैलोरी का मान कितना होता है? 4.18 जूल के बराबर। और 1 जूल में कितने कैलोरी? 0.24 कैलोरी, है ना। और 1 किलो कैलोरी में कितना होता है? 4.18 गुना 10 की घात 3 जूल, या फिर बोल सकते हो 4180 जूल। और 1 BTU में कितने कैलोरी होती है? 252 कैलोरी। ऊष्मा का परिवर्तन ऊर्जा में हो सकता है, और ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो सकता है? ऊष्मा में हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है भाई। ऊष्मा बदल सकती है ऊर्जा में, और ऊर्जा बदल सकती है ऊष्मा में। देखो जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा हीटर, जैसे कि तुम्हारा विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर में जो विद्युत ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? जो विद्युत ऊर्जा है वो काय में बदल जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा। बोलो समझ में आ रही? तो ये विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई? ऊष्मीय ऊर्जा में। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मा के रूप में हो सकता है। ठीक है। और देखो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारा भाप इंजन। भाप इंजन में क्या होता है? जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा काय में परिवर्तित हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। काय में? यांत्रिक ऊर्जा में। बोलो समझ में आ रही है बात? तो यहां पे हमारी ऊष्मीय ऊर्जा काय में परिवर्तित हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका मतलब है कि ऊष्मा को हम ऊर्जा के रूप में, या ऊर्जा को हम ऊष्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। समझ में आ रही? जैसे कि हमारा विद्युत हीटर, और विद्युत हीटर क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा है उस ऊर्जा को हमें ऊष्मीय रूप में या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त कराता है। देखते हैं ना? बताओ उसके, तुम खाना बना सकते हो, हीटर पे बना सकते हो नहीं? और सर्दियों में तुम ताप भी सकते हो, है ना। और भाप इंजन में जो ऊष्मीय ऊर्जा है, भाप इंजन क्या चलता है? पानी गर्म होगा और वहां पर भाप बनेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और काय में बदल जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। तो ऊष्मा को हम ऊर्जा में, और ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा के ऊष्मा के प्रभाव। देखो पहला प्रभाव देखो, ताप में वृद्धि। ऊष्मा क्या कर सकती है? ताप में वृद्धि कर सकती है। देखो कैसे? मान लो हमने कोई पदार्थ ले लिया, या मान लो हमने जैसे कि धातुएं ले ली, कोई भी हमने धातु ले ली, और उसको हमने क्या किया? क्या दी हमने? हीट दी उसको, तो उसके ताप में क्या हो जाएगी? वृद्धि। बोलो समझ में आ रही बात? तो ऊष्मा क्या करती है? वस्तु के ताप में क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है। दूसरा देखो, आयतन। देखो आयतन में परिवर्तन। देखो भाई, यदि हम वस्तु को ऊष्मा दें तो वस्तु के आयतन में क्या हो जाती है?
वृद्धि हो जाती है। समझ में आ रही? अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसके आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही? यानी कि उसके आयतन में क्या हो जाएगा? उसके आयतन में प्रसार हो जाएगा। तीसरा देखो भाई, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अगर हम किसी वस्तु को क्या दें? ऊष्मा दें, तो वो वस्तु के अवस्था में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। जैसे ठोस किस में बदल सकता है? द्रव में बदल सकता है। द्रव किस में बदल सकता है? वाष्प में बदल सकता है। या फिर वाष्प किस में बदल सकती है भाई? द्रव में बदल सकती है। या द्रव फिर किस में बदल सकता है? ठोस में बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? अगर हम किसी पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हैं या किसी वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं तो वो ठोस में क्या कर सकता है? द्रव में परिवर्तित हो सकती है। द्रव को वाष्प में कर सकता है, वाष्प को द्रव में, और द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकता है। देखो कैसे, ध्यान से देखो, यहां तक देख लो पहले, देखो ध्यान से कैसे कर सकता है। जैसे कि बर्फ क्या है भाई? ठोस है। और बर्फ का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि इस बर्फ का क्या हो जाए? गलन, तो एक काय में बदल जाएगा? द्रव में। किसमें बदल जाएगा? द्रव में। जब बर्फ का गलन होगा तो किस में बदलेगा? द्रव में। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलनांक। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गलनांक। ठीक है, और ये प्रक्रिया किस पर होती है? निश्चित ताप पर। ताप क्या होता है? निश्चित। ठीक है, तो इसका मतलब गलनांक क्या है? गलनांक क्या है भाई? निश्चित ताप पर कोई ठोस, किसमें? निश्चित ताप पर कोई ठोस यदि द्रव में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, यदि द्रव काय में परिवर्तित हो जाए? वाष्प में। काय में परिवर्तित हो जाए? वाष्प में। यदि द्रव काय में परिवर्तित हो रहा है? वाष्प में। जैसे कि मान लो जल, जल किस में परिवर्तित हो रहा है? वाष्प में। अब मुझे बताओ कि जल का जो है क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जल जो है वो वाष्प में कितने डिग्री पर बदलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में क्या होने लगता है? परिवर्तित होने लगता है। हालांकि जल जो है वो कम ताप पर भी वाष्प में लगातार परिवर्तित होता रहता है, लेकिन जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जल का? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये तेजी के साथ भाप में परिवर्तित होने लगता है। और भाप का भी टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। यानी कि द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहता है? गलनांक। द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहता है? क्वथनांक कहलाता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो। यदि वाष्प किस में परिवर्तित हो जाए? यदि वाष्प किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव में। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संघनन।
ठीक है, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडेंसेशन। समझ में आ रही बात? तो वाष्प का यदि द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, यदि द्रव किस में परिवर्तित हो जाए? ठोस में। जैसे कि हमारा जल है और जल किस में परिवर्तित हो जाए? बर्फ में। समझ में आ रही है? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हिमांक। ठीक है, द्रव का ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना संघनन और द्रव का ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बोलो, समझ में आ रही है? ठीक है, प्रत्येक पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। ऐसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें धातु को, यदि हमें धातु को गलन करना है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो प्रत्येक वस्तु का गलनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो यदि मैं ठोस को द्रव में बदलूं तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ठोस को हम द्रव में बदलें तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलनांक। और यदि द्रव को हम वाष्प में बदलें तो क्वथनांक। और यदि वाष्प को हम द्रव में बदलें इसे संघनन कहते हैं। और यदि हम द्रव को ठोस में बदलें तो इसको हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगर हम किसी वस्तु को हम ऊष्मा दें तो ऊष्मा क्या करती है? उसके रंग में, उसके आकार में क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है। ठीक है, यानी कि यदि किसी वस्तु का हम ताप क्या करेंगे? ताप में वृद्धि करेंगे तो उसके रंग में, आकार में, यानी कि आकार मतलब उसके आयतन में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि धातु ले लो, धातुओं को हमने क्या किया? गर्म किया, यानी कि उसको हीट दी हमने, तो ये अपना रंग क्या करेंगे? लाल कर देंगे, सफेद कर देंगे या पीला कर देंगे, है ना? ये रंग किस पर निर्भर करते हैं? उसकी हीट पर, तो उसका तापमान कितना ज्यादा है। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो रंग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और इनके आकार में क्या हो जाएगा? आकार कह दो या कह दो फिर आयतन। इनके आयतन में क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसार। प्रसार का मतलब वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बोलो, समझ में आ रही है? तो ये है ऊष्मा के प्रभाव। क्लियर? तापमान देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, तापमान। आज इसे पूरा कंप्लीट करना है। देखो भाई, तापमान या बोल लो ताप। ताप को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्या है भाई ताप? ताप ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म। ताप क्या बताता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। यानी कि ये क्या बताता, ये क्या है? ऊष्मा की माप। ये क्या बताता है? ऊष्मा की माप। समझ में आ रही बात? और ऊष्मा का जो प्रवाह है, ऊष्मा का प्रवाह वो किसके कारण होता है? तापांतर के कारण। तापांतर के कारण होता है। कैसे होता है भाई? ऊष्मा का जो प्रवाह है वो अधिक ताप से
अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। बोलो यहां तक समझ में आ रही है? तो ऊष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है? तापांतरण के कारण। यदि वस्तुओं में क्या है, तापों में अंतर है, यानी कि एक वस्तु का ताप ज्यादा है और दूसरी वस्तु का ताप कम है, तो ऊष्मा किधर चलेगी? अधिक ताप से कम ताप की ओर। और इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का प्रवाह या फिर ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऊष्मा किधर चलती है? अधिक ताप से कम ताप की ओर। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो हमने क्या काम किया, 2 गिलास ले लिए या फिर हमने कप ले लिए है ना, और उन दोनों में हमने क्या भर दिया? पानी। अंतर एक में पानी है ठंडा और एक में पानी है गर्म। एक में पानी ठंडा है और एक में पानी क्या है? गर्म। मान लो गर्म पानी का टेम्परेचर कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। और इसका ताप कितना है? मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। इसका ताप कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वायुमंडल का ताप कितना है? मान लो वायुमंडल का ताप है मान लो 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पे एक गर्म है और एक है ठंडा। 2 यहां पे मैंने बर्तन रखे हैं, जिसमें एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा। अब हम कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं। कुछ समय के लिए हमने इसको छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो गर्म पानी था ये धीरे धीरे क्या होने लगा है? ठंडा। और जो ठंडा पानी था वो धीरे धीरे क्या होने लगा है? गर्म। गर्म का मतलब इतना गर्म नहीं जितना ये है, देखते रहो। तो ये क्या होने लगा? गर्म होने लगा। यानी कि इसके ताप में क्या होने लगी है? वृद्धि, और इसके ताप में क्या होने लगी है? कमी। बोलो यहां तक समझ में आ रही बात? ये कैसे हो रहा है? अभी मैंने बताया तुम्हें कि ऊष्मा का जो प्रवाह है वो तापांतर के कारण होता है। यानी कि ऊष्मा जो है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है, यानी कि इसका संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। अब मुझे बताओ, इस गिलास में पानी का जो टेम्परेचर था वो कितना था? 70 डिग्री सेल्सियस। यानी कि और वायुमंडल का टेम्परेचर कितना था? 28। तो इसका मतलब है जो ऊष्मा का संचरण है वो किधर होगा? अधिक ताप से कम ताप की ओर, यानी कि वातावरण की ओर होगा, सॉरी वायुमंडल की ओर होगा। तो ये जो संचरण है या ये जो ऊष्मा का प्रवाह है ये तब तक होता रहेगा जब तक वायुमंडल और इस गिलास में जो पानी है उसका ताप बिल्कुल समान ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही? बोलो बात। अब देखो, तो इसका मतलब क्या है? इस गिलास के पानी से ऊष्मा का क्या हो रहा है? ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि ऊष्मा को ये बाहर निकाल रहा है। कहां निकाल रहा है? वायुमंडल की ओर, है ना। और वायुमंडल से क्योंकि ये इस पानी का ताप बढ़ता जा रहा है, तो वायुमंडल से पानी क्या कर रहा है? ऊष्मा को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। बोलो समझ में आ रही बात? जिस कारण इसका ताप बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वायुमंडल का ताप क्या है? ज्यादा और इसका ताप है कम। तो ताप कैसे चल रहा है? सॉरी, ऊष्मा कैसे चल रही है? अधिक ताप से कम ताप की ओर। बोलो समझ में आ रही? तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक तीनों का ताप क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। ठीक है, तो यानी ऊष्मा का प्रवाह कब तक होता है? जब तक वस्तुओं का ताप क्या ना हो जाए? वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। समान न
हो जाए। बोलो, ये समझ में आई तुम्हारे बात? ठीक है। और जब इन तीनों का ताप समान हो जाएगा, ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है। तो ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? तापांतर के कारण। जब तापों में क्या होगा? अंतर होगा, ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता रहेगा। और कब तक होता रहेगा? जब तक कि ताप क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। समझ में आ रही? तो ताप क्या है? ताप ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। ये केवल ऊष्मा की माप है, यानी कि केवल ऊष्मा की क्या करता है? माप करता है, बताता है कोई ठंडी है या फिर क्या कोई वस्तु गर्म है। यहां तक समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखो। मेरी चाय भी क्या होगी? अभी ठंडी। चलो यहां देखो, अब देखते हैं ताप का मात्रक। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है भाई? केल्विन। या इसके अन्य मात्रक क्या होते हैं? डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर कह सकते हो डिग्री र्यूमर। तो ये क्या होते हैं? ताप के मात्रक। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस। एक और होता है जिसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डिग्री र्यूमर। केल्विन पर हम कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। और इसी के आधार पर क्या होते हैं? पैमाने। कौन कौन से पैमाने होते हैं भाई? एक होता है सेल्सियस पैमाना, एक होता है तुम्हारा फ़ारेनहाइट पैमाना, एक होता है तुम्हारा केल्विन पैमाना, और लास्ट तुम्हारा र्यूमर पैमाना। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? और इन पैमानों के बारे में भी हम पढ़ेंगे बढ़िया करके, है ना। तो ताप का मात्रक होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और तुम्हारा र्यूमर। ठीक है। सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर पैमाना। चलो देख लो इसे एक बार। हम पढ़ेंगे पैमाने, और सबसे पहला पैमाना पढ़ेंगे हम सेल्सियस पैमाना। और सेल्सियस पैमाना पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? इसकी विधि। किसकी विधि? इसे बनाने की विधि। बनाने की विधि कि आखिर हम पैमाने को कैसे बनाते हैं, पैमानों का निर्माण हम कैसे करते हैं। देखो यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं? एक लेते हैं कांच की नली, एक ओर से क्या हो? बंद हो और एक ओर से खुली हुई हो, है ना। और उसमें क्या भर लेते हैं? ये कांच की एक नली है। ध्यान से देखो भाई बच्चों, बात मत करो। ये कांच की नली, और इसमें हम भरते हैं या तो पारा, या हम भर देते हैं अल्कोहल। या तो हम उसमें भरते हैं पारा, और पारे को हम बोलते हैं Hg, या इसको बोलते हैं मरकरी। और ये क्या है? ये एक धातु है। और कैसा धातु है? ये द्रव धातु है, यानी कि सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। तो मान लो हमने इसमें पारा भर लिया है, और हमने क्या काम किया? इसको बर्फ के टुकड़े लिए, और बर्फ के टुकड़ों को बर्तन में करके हमने थर्मामीटर को क्या किया? यानी इस पैमाने को हमने क्या किया? बर्फ में क्या कर दिया? खड़ा कर दिया ना। क्या कर दिया? खड़ा कर दिया ना। हमें पता है बर्फ का जो ताप होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जहां पर पारा रुकता है, जहां पर पारा रुकता है वहीं पर हम 0 डिग्री सेल्सियस अंकित कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं और पानी को करते हैं गरम। पानी को क्या करते हैं, गरम। और जिस बर्तन में पानी को गरम करते हैं, जब पानी उबलने लगता है तो मुझे बताओ, उबलते हुए जल का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं, इस पैमाने को पानी में डाल देते हैं, ठीक है। और जैसे हम पैमाने को पानी में डालते हैं तो हमें पता है इसमें क्या है, पारा। और पारा क्या है, धातु है। और कैसी अवस्था मिलता है, द्रव अवस्था में। और मैंने बताया कि जब भी हम धातुओं को हीट देते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, प्रसार। समझ में आ रही बात, उनमें क्या होने लगता है, प्रसार होने लगता है। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पारा क्या होता है, पारे का स्तर जो है, यानी कि पारे का प्रसार होने लगता है। और जहां पर आकर पारे का प्रसार रुक जाता है, उस स्थान पर हम 100 डिग्री सेल्सियस अंकित कर देते हैं। यहां तक समझ में आ रही। तो हमें 0 डिग्री भी मिल गया और 100 डिग्री भी मिल गया, ठीक है। अब इसको हम 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने बराबर भागों में बांट देते हैं, 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। और प्रत्येक भाग जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस को अंकित करता है, ठीक है। और यही इसी पैमाने को हम कहते हैं सेल्सियस पैमाना। इसी पैमाने को हम क्या कहते हैं, सेल्सियस पैमाना कहते हैं, ठीक है। बोले यहां तक समझ में आ रही बात। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, ये पहले एक बार देख लो, है ना। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सेल्सियस। और कहां के थे ये, स्वीडन। तो एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के जिनका नाम था सेल्सियस। क्या नाम था, सेल्सियस। और सेल्सियस ने 1742 में सेल्सियस पैमाने का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, सेल्सियस पैमाने का। और ये 0 डिग्री सेल्सियस और मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको कितने बराबर भागों में बांट दिया, 100 बराबर भागों में। और प्रत्येक भाग जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है, अंकित करता है ना। अब देखो, जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निम्न बिंदु। क्या बोलते हैं, निम्न बिंदु। या इसको हम बोलते हैं अधो बिंदु। क्या बोलते हैं, अधो बिंदु। या इस बिंदु को हम बोलते हैं हिमांक बिंदु। बोले यहां तक समझ में आ रही। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं, निम्न बिंदु, अधो बिंदु या फिर हिमांक बिंदु कहते हैं। और जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसको हम बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु। या इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्व बिंदु। या इसको हम बोलते हैं उच्च बिंदु। बोले यहां तक समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जब सेल्सियस ने यह पैमाना बनाया तो 0 डिग्री को क्या कहा, निम्न बिंदु या अधो बिंदु या फिर हिमांक बिंदु। समझ में आ रही बात। और 100 डिग्री को क्या कह सकते हैं, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्व बिंदु या उच्च बिंदु कहते हैं। और इसने इसको कितने बराबर भागों में बांट दिया, 100 में। और प्रत्येक भाग जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है, अंकित करता है। बोलो ये समझ में आ गया, ठीक है। कब बनाया था, 1742 में। कहां के थे, स्वीडन के। क्या नाम था, सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस पैमाना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, देख लो एक बार। दूसरा पैमाना हम देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट
पैमाना है। कौन है? तो दूसरा देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाना। तो एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? जर्मनी के। क्या नाम था? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। और इन फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट पैमाने का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, चलो। तो फ़ारेनहाइट पैमाना, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फ़ारेनहाइट, और कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने 1717 में जो है फ़ारेनहाइट पैमाने का क्या किया था? निर्माण किया था। इन्होंने क्या काम किया? फ़ारेनहाइट पैमाना देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने का जो निम्न बिंदु होता है वो कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसका जो उच्च बिंदु होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम क्या बोलते हैं? अधो बिंदु भी कहते हैं, या इसे हम निम्न बिंदु भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं हिमांक बिंदु। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व बिंदु, या फिर इसको कह सकते हैं उच्च बिंदु, या इसे हम कह सकते हैं क्वथनांक बिंदु। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पैमाना, जर्मनी के एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ़ारेनहाइट, 1717 में इन्होंने फ़ारेनहाइट पैमाने का निर्माण किया। और इसका अधो बिंदु क्या था? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऊर्ध्व बिंदु क्या था इसका? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अधो बिंदु को निम्न बिंदु या हिमांक बिंदु भी कह सकते हो, और ऊर्ध्व बिंदु को तुम उच्च बिंदु या फिर क्वथनांक बिंदु भी कह सकते हो। तो ये था तुम्हारा फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरा देखते हैं, जिसका नाम है, देख लो एक बार, जिसका नाम है केल्विन पैमाना। तीसरा कौन सा है? केल्विन। केल्विन पैमाना। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था केल्विन, लॉर्ड केल्विन। इन्होंने जो है 1852 में क्या करा? केल्विन पैमाने का निर्माण किया था। और इन्होंने क्या काम करा? देखो भाई, इसका निम्न बिंदु और इसका उच्च बिंदु, इसका निम्न बिंदु कितना लिया? 273 केल्विन, और इसका उच्च बिंदु कितना था? 373 केल्विन। और इसने इसको कितने भागों में बांटा? 100 भागों में। ठीक है, और एक चीज और देखो, जो फ़ारेनहाइट पैमाना था वो कितने भागों में डिवाइड होता है? 180 भागों में। वो कितने भागों में डिवाइड होता है? 180। और केल्विन पैमाना कितने भागों में डिवाइड होता है? 100 में। और प्रत्येक भाग जो है वो एक केल्विन को क्या करता है? व्यक्त करता है। और फ़ारेनहाइट पैमाने में प्रत्येक भाग जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को व्यक्त करता है। समझ में आ रही? बोलो बात। तो ये है तुम्हारा केल्विन पैमाना। कब हुआ था इसका निर्माण? 1852 में। किसने किया था? लॉर्ड केल्विन ने। और इसका निम्न बिंदु, या निम्न बिंदु कह दो, या कह दो अधो बिंदु, या कह दो हिमांक बिंदु, कितना था? 273 केल्विन। और इसका उच्च बिंदु, उच्च कह दो, या कह दो क्वथनांक, या कह दो ऊर्ध्व बिंदु, ये कितना था? 373 केल्विन। ठीक है, तो ये कितना होता है? 373 केल्विन, है ना? समझ में आ रही बात? चलो अगला देखते हैं, इसे भी देखो। इसके बाद चौथा पैमाना है हमारा, जिसको बोलते हैं र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था र्यूमर। क्या नाम था? र्यूमर। और र्यूमर ने इस पैमाने का निर्माण किया था। उन्होंने क्या काम किया भाई? देख लेते हैं इस पैमाने को भी। इसका निम्न बिंदु कितना था? कितना था? 0 डिग्री र्यूमर।
और 0 डिग्री व्यूमर क्या है भाई, इसका अधो बिंदु है या फिर इसका निम्न बिंदु है या फिर इसका हिमांक बिंदु है। और इसका उच्चतम बिंदु क्या था, 80 डिग्री व्यूमर। ठीक है, और 80 डिग्री व्यूमर क्या है भाई, इसका उच्च बिंदु है या फिर ऊर्ध्व बिंदु है या फिर इसको बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु। और इसको कितने भागों में डिवाइड किया, 80 भागों में, यानी कि इसको 80 भागों में डिवाइड किया जाता है। और प्रत्येक भाग जो है वो 1 डिग्री व्यूमर को क्या करता है, अंकित करता है, व्यक्त करता है। बोलो समझ में आ रही बात, क्लियर? चारों के चारों पैमाने समझ में आ गए। अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक बार देख लो। अब हम देखते हैं सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और तुम्हारा केल्विन और तुम्हारा व्यूमर, इनमें संबंध देखते हैं। क्या संबंध है, ध्यान से देखो। सेल्सियस पैमाने का निम्न बिंदु कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और उच्च बिंदु कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां तक समझ में आ रही है बात? और इसको कितने भागों में बांटते हैं, 100 भागों में। और प्रत्येक भाग कितने को, 1 डिग्री सेल्सियस को। अगला देखो, दूसरा है तुम्हारा फ़ारेनहाइट पैमाना। इसका निम्न बिंदु बताओ कितना है भाई, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसका उच्च बिंदु कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम, 180 भागों में डिवाइड करते हैं। और प्रत्येक भाग कितने को, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को व्यक्त करता है। अगला देखो केल्विन पैमाना। इसका निम्न बिंदु कितना है, 273 केल्विन। और इसका उच्च बिंदु कितना है, 373 केल्विन। और इसको कितने भागों में बांटते हैं, 100 में। और प्रत्येक भाग कितने को, 1 केल्विन को व्यक्त करता है। और चौथा है तुम्हारा व्यूमर पैमाना। इसका निम्न बिंदु कितना है भाई, 0 डिग्री व्यूमर। और इसका उच्च बिंदु कितना है, 80 डिग्री व्यूमर। और इसको कितने भागों में बांटते हैं, 80 में। और प्रत्येक भाग जो है वो 1 डिग्री व्यूमर को व्यक्त करता है। बच्चों यहां तक समझ में आ रही बात? आगे देखो, तो इसमें संबंध देखते हैं। तो C का मतलब क्या है यहाँ पे, ये सेल्सियस पैमाने को अंकित कर रहा है ना। तो C अपॉन बताओ कितने भागों में डिवाइड होता है, 100 में। समझ में आ रही बात? बराबर फ़ारेनहाइट बताओ भाई, शुरुआत कहां से होती है, 32। यानी इसका निम्न बिंदु कितना है, 32। इसका निम्न बिंदु कितना था, 0। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड होता है, 180 बराबर। और देखो भाई केल्विन देख लो भाई, केल्विन का निम्न बिंदु कितना है, 273। बताओ कितने भागों में डिवाइड, 100 बराबर। और बताओ कितने, निम्न बिंदु कितना है, 0। और कितने भागों में डिवाइड, 80 में। यहां तक समझ में आ रही बात? इसको अगर मैं 2-2 करके लूं, या जिसको भी हमें लेना है उसको काट लो, 0 से 0 और 0 से 0। बोलो यहां तक समझ में आ रही है? 2 से काट लो, 2 पंजे, 2 निम, 2 पंजे और 2 चौक। तो अब देख लो C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5 और R/4। ये होता है तुम्हारा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और व्यूमर में संबंध। बोलो यहां तक समझ में आ रही है? समझ 5 बराबर F - 32/9 और बराबर K - 273/5 बराबर R/4। समझ में आ गई? तो ये है तुम्हारा संबंध। आगे देखो, आगे चलें, देख लो इसे एक बार।
एक बात देखो, देखो भाई इधर ध्यान से, एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का ताप कितना होता है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं केल्विन में बात करूं तो 310 केल्विन। ठीक है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना होगा? 310 केल्विन। आखिर ये कैसा आया, इसको भी तो जानना जरूरी है कि ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसा आया, 310 केल्विन कैसा आया। तो यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, अगर हमारे शरीर का ताप सामान्य कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे इसे केल्विन में चेंज करना है, किस में करना है? केल्विन में चेंज करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 273 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 273 को ऐड कर देंगे। अब जरा इनको जोड़ो, देखो 273 और 37 बताओ कितने हो गए? 0 और 11, 1 और ये 310 केल्विन हो गया नहीं? तो ये हो गया 310 केल्विन। तो यदि हमारे शरीर का ताप कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है? आगे देखो, यदि इससे पहले देख लो एक बार, खत्म कर दूं? चलो, तो अब आसानी से तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो 37 डिग्री पे कितना हो रहा था? 310 केल्विन। अगर हम कहें कि 310 केल्विन को किस में कन्वर्ट करो? सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो तुम कैसे कन्वर्ट करोगे? यहां तो हमने क्या कर लिया था? 273 ऐड कर लिया था। तो जब भी हम 273 ऐड कर देंगे तो वो हमारी मान किस में आ जाएगा? केल्विन में। यदि हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे? तो हम -273 करेंगे, और जब -273 करेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 273 को ऐड कर देते हैं, और केल्विन से यदि हमें सेल्सियस में बदलना है तो 273 को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? अब हम देखते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलो इसे देख लो एक बार। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं इसके समझ में नहीं आई हो? आ गई? अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 उसमें जोड़ दो, और यदि केल्विन से हमें सेल्सियस में चेंज करना है तो -273 कर दो। समझ में आ गई? चलो आगे देखो। देखो, यदि एक प्रश्न देखते हैं यहां पर। यदि एक स्वस्थ मनुष्य का ताप, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में हमें निकालना है। सबने रट रखा है कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन निकाल के देखते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, C/100 इक्वल टू कितना होता है? F-32/180। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें C का मान दे रखा कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। C का मान कितना दे रखा? 37 डिग्री।
तो अब ध्यान से देखो, सी के स्थान पे मैं क्या रख दूं, 37। तो यहाँ पे हमने रख दिया 37/100। इसको तुम काट भी सकते, पहले इसको काट लो थोड़ा सा, 0 से 0, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, यानी कि C/5 F-32/9। तो इसके द्वारा करो, है ना, यहां पर कर लेते हैं। तो सी के स्थान पर मैं क्या रख दूं, 37/5 और F-32 और कितना रख दूं, 9। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो दिक्कत है, इसकी कर रहा हूं मैं इधर। तो 5F माइनस कितना, 32, समझ में आ रही बात, और बराबर कितना होगा, 37 × 9। अब करो तो कितना हो जाएगा, 5F माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 पंजे 10, 1, तो कितना हो गया, 160 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करो, 3 और जी 333, है ना, कर लो भाई। 5F = 333, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बताओ कितना हो गया, ये जोड़ लो भाई, 3, 9 और कितना होगा, 4। अब F = कितना हो गया, कोई दिक्कत आ रही है, अब इसको भाग दे लो। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल भाषा में कर लो ऐसे ही। तो कितने से कर दें भाई, 9 से करेंगे तो 45, यहाँ कितना आ गया, 4 और यहाँ गया 3, और कितना हुआ भाई, 8 40, कितना बचा, 3 पॉइंट लगा लो, और 5 6 30। तो बोलो कितना हो गया, तो F का मान कितना हो गया, 98.6 डिग्री, इतना आ गया फ़ारेनहाइट। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब यदि हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर है, यहां पे देख लो एक बार। तो तुम्हें एक क्वेश्चन करना है, यदि हमारे शरीर का ताप कितना हो, 38 कर लो, है ना, 38 डिग्री सेल्सियस है, तो 38 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब स्वस्थ तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमें करना है, यदि एक मनुष्य के शरीर का ताप, या किसी मनुष्य का, यदि किसी मनुष्य के शरीर का ताप 38 डिग्री सेल्सियस है तो उसे फ़ारेनहाइट में बताओ कितना होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इसे मुझे करके बताओ बहुत जल्दी करके, है ना, कल लाना इसको करके, ठीक है। इसको देख लो एक बार, आगे देखो। एक क्वेश्चन और देखो, देखो भाई ध्यान, वह तापमान जिस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों का पाठ्यांक समान होता है, तो वह ताप तुम्हें बताना है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों का जो पाठ्यांक क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। तो यहां पर सबने रट रखा कितना होता है, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो समझ में आ रही है बात, कितना होगा इसका मान, -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन इसको निकाल कर देखते हैं, ठीक है, देखो निकाल कर देखते हैं इसको। तो C/5 कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, है ना, और F-32/9। तो यदि मैं C को इक्वल मान लू, C और F को मान लू किसके इक्वल, A के, A ले लो या फिर ले लो X, ठीक है। यदि हम C और F को क्या मान लू, X मान लू, है ना, समझ में आ रही, इसकी वैल्यू सेम मान लू X, तो मैं इसके स्थान पर क्या रख दूं, X रख दूं। तो X/5 = X - 32/9, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है, ध्यान से देखो। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, कोई दिक्कत है तो कर दो। 5x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 160, और इसकी मल्टीप्लाई करो भाई इसमें 9x। कोई यहां तक कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो, तो मैं इसको इधर ले जाऊं, 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160। कोई दिक्कत है? नहीं है? बताओ कितना आ गया? 9 में से 5 गए, कितने बचे भाई? 4x और माइनस 160, या x माइनस 160 बटे 4। तो बताओ 4 चौक 16 हो गया। तो यहां पे देख लो, x बराबर माइनस 160 बटे 4, काट दो भाई इसको, कितना हो गया? माइनस 40 डिग्री। या तो कह दो फ़ारेनहाइट या कह दो सेल्सियस। ठीक है भाई, समझ में आ रही? तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमानों का जो पाठ्यांक समान होता है वो कहां होता है? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, बोलो समझ में आ रही है बात? कितना होता है? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पाठ्यांक क्या होगा? बिल्कुल समान होगा, सेल्सियस पैमाने का भी और फ़ारेनहाइट पैमाने का भी। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो, देख लो इसे एक बार। एक क्वेश्चन करो, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, करके बताओ तुम अभी। यदि 50 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का ताप है, कितना? 50 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में इसका ताप ज्ञात करो। ठीक है, यदि 50 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का ताप है तो केल्विन में इसका ताप ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे देखो, एक क्वेश्चन और करना है। यदि किसी वस्तु का ताप कितना है? 273 केल्विन है, तो सेल्सियस में इसका ताप ज्ञात करो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है और आपको इनका आंसर मुझे करके बताना है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का ताप 50 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में इसका ताप बताना है, और यदि किसी वस्तु का ताप केल्विन में 273 है तो मुझे बताना है कि सेल्सियस में उसका ताप कितना होगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ठीक है।